वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम है अनुपात और समानुपात। तो आज इसमें हम जानेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो आइए देखिए, जैसे कि हमारा पहला टॉपिक है वो है अनुपात। तो अनुपात को जान लेते हैं। क्या होता है कि दो राशियों का एक निश्चित संबंध, दो राशियों के बीच में एक निश्चित संबंध होता है। वो संबंध कैसा है, अर्थात एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है या फिर कौन सा भाग है, यही अनुपात कहलाता है। कैसे, उदाहरण से समझते हैं कि यदि हम मान लें कि संख्या है ए और बी। अगर एक संख्या ए और बी लिखी हुई है तो उस संख्या को जब हम अनुपात में लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए अनुपात बी। जैसा भी उनका मान दिया हुआ है उसे वहां पर उसके अनुपात में लिख देते हैं। अनुपात का चिन्ह क्या होता है, जो ये दो बिंदी लगाई जाती हैं एक के ऊपर एक, तो इसे अनुपात का चिन्ह लिखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको एक उदाहरण से समझना चाहें तो हम कहें कि 100 रुपये तथा 250 रुपये का अनुपात क्या होगा। हमें बस इतना जानना है कि एक व्यक्ति के पास ए है जो उसके पास 100 रुपये हैं और बी व्यक्ति के पास 250 रुपये हैं। तो इन दोनों के पास जो रुपये हैं उनका अनुपात क्या है। तो इनका अनुपात देखिएगा, तो इनका अनुपात आएगा, पहले लिखेंगे हम 100, फिर लिखेंगे अनुपात, फिर लिखेंगे 250। अब हमें इनको हल करना है। हल करने का मतलब होता है हमें इनको सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोनों को 10 से भाग दिया जा सकता है। 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 10 में 10 रह जाएगा और ये रह जाएगा 25। अब इसके बाद दोनों में 5 से भाग जा सकता है, तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 से भाग देने पर यह आएगा 2 और इसमें 5 से भाग देने पर आएगा 5। तो ये अब इनका वो अंतिम रूप है जिसमें अब किसी से भी भाग नहीं जाता। तो इसीलिए ए अनुपात जो बी होगा, ए अनुपात जो बी है वो आएगा 2 अनुपात 5। इसका मतलब है जो ये रुपए हैं 100 रुपये तथा 250 रुपये, ये किसी निश्चित राशि का 2 गुना और 5 गुना है। तो इस कारण से कहा जाता है ये कैसे होगा, ये कहलाएगा 2 अनुपात 5। तो ये जो 100 रुपये और 250 रुपये थे ये 2 अनुपात 5 के अनुपात में उपस्थित हैं। एक चीज और, यहाँ पर जो अनुपात होते हैं, अनुपात को जब भी कभी लिखा जाता है, जैसे कि ए अनुपात बी लिखा जाता है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ए बटे बी के रूप में। क्योंकि जब इसे हल किया जाता है तो अनुपात को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो हम कहेंगे अनुपात को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो अनुपात और भिन्न कैसे हो जाते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इसी के अनुरूप हम भिन्न में जो तुल्य भिन्न पढ़ते हैं, तो भिन्न में एक रूप पढ़ते हैं हम जिसको तुल्य भिन्न कहा जाता है। उसी प्रकार से अनुपात में भी एक रूप पढ़ा जाता है अनुपात का, जिसे तुल्य अनुपात कहते हैं, जिसको तुल्य अनुपात कहा जाता है। तो हम आगे जाके यहाँ तुल्य अनुपात के बारे में जानेंगे कि तुल्य अनुपात किसे कहा जाता है। लेकिन उससे पहले अब हम यहाँ पर लगभग 2 सवाल करके देख लेते हैं कि उनमें अनुपात को कैसे हल किया जाएगा। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब हम शुरू करेंगे कि अनुपात के जो सवाल हैं उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ जानने के लिए होगी, वो ये है कि अनुपात वाली जो राशियां हैं वो एक ही इकाई में होनी चाहिए। जब तक इनकी इकाई समान नहीं होगी तब तक हम इस सवाल को हल नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, एक सवाल है कि 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर का हमें अनुपात निकालना है कि इनके अनुपात क्या होंगे। तो उससे पहले हमें ज़रूरत होगी कि 90 सेंटीमीटर जो है, जो 90, ये पहली राशि जो दी हुई है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन दूसरी राशि को सेंटीमीटर में नहीं लिखा है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरी राशि 1.5 मीटर बराबर से इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो हम लिखेंगे 1.5 गुणा 100 और उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं बराबर से 150 सेंटीमीटर। तो अब दोनों की इकाई समान हो चुकी है। अब इनके हम अनुपात निकालेंगे तो हम लिखेंगे 90 अनुपात 150। अब उसके बाद 0 से 0 को काट सकते हैं, इसका मतलब 10 से दोनों में भाग दे सकते हैं, तो यह आ जाएगा 9 और उसके बाद यहाँ पे आएगा अनुपात, फिर आएगा 15। अब उसके बाद दोनों में 3 से भाग दिया जा सकता है, तो 3 से भाग देने पर आएगा 3 अनुपात और यहाँ आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो संख्या थी हमारी 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर कहें या फिर हम इसको कहें 150 सेंटीमीटर, इन दोनों का जो अनुपात है वो आएगा 3 अनुपात 5। इसी के अनुसार यहाँ पर दूसरा सवाल देखिए कि एक आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है 45 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कैसे होगा, देखो लंबाई अनुपात चौड़ाई इसका अनुपात देखिए कैसे निकलेगा। इसका आएगा लंबाई है 45
और दोनों की इकाई समान है, मीटर मीटर में है, तो इसलिए परिवर्तन कुछ नहीं करना होगा, इकाई परिवर्तन अब नहीं करना है, बस वहां पर 15 लिखेंगे। अब उसके लिए हम 15 मीटर है। दोनों में ध्यान से अगर देखें तो कौन सी संख्या से भाग जा सकता है? दोनों में अगर हम चाहें तो पहले 3 से भाग दे सकते हैं, फिर उसके बाद 5 से भी भाग जाएगा, या फिर हम सीधा ही 15 से भाग दे सकते हैं। 15 से 45 में भाग जाएगा, 15 × 3 = 45, 3 बार अनुपात, और 15 में 15 से भाग जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार इसका जो अनुपात है वो बनता है 3:1। तो ऐसे ही और भी अन्य सवाल आते हैं जिनको हम पूरे कर सकते हैं। तो एक सवाल और करके देखते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, वो कुछ इस प्रकार से है कि एक कक्षा है, वहां पर विद्यार्थी जो लड़के हैं, लड़के बराबर से लड़कों की जो संख्या है वो दे रखी है 20, और उसके बाद लड़की जो है कॉमा लड़कियों की संख्या दे रखी है 15। अब हमें पता लगाना है कि पहला सवाल होगा लड़के अनुपात लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना होगा? तो दोनों संख्याओं को देखो यहां से लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर लड़की और लड़कियां संख्या में दे रखे हैं, तो ये तो पूर्ण संख्या में है, इस कारण से इनमें इकाई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो लिखेंगे हम 20:15, और दोनों को 5 से काटा जा सकता है, तो 5 से इसे काटेंगे 4 आएगा, यहां से इसे काटेंगे 3, तो ये आ जाएगा 4:3। यदि इसका हम दूसरा सवाल बनाएं और हमसे कहा जाए कि आपको पता लगाना है कि यहां पर लड़की अनुपात और हमें लड़की के बाद में कुल बच्चे इनका अनुपात निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए लड़की कितनी है पहले वो देखिएगा। लड़की यहाँ पर 15 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 15 अनुपात कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल बच्चों की जो संख्या वो कैसे निकलेगी? लड़के प्लस लड़कियों की संख्या। तो हम यहाँ लिखेंगे लड़के प्लस लड़की बराबर से यह आ जाएगा 20 + 15 बराबर से आ जाएगा 35। तो अब इनको लिख सकते हैं हम यहाँ पर 35। अब उसके बाद देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों को काट सकती है। तो यहाँ 5 से दोनों में भाग जा सकता है, 5 से इसमें भाग देंगे 3 बार, और इसमें भाग देंगे तो 7 बार। तो इस प्रकार से इनका जो अनुपात है वो आता है 3:7। तो ऐसे ही अन्य भी सवाल अगर आपके सामने आते हैं तो आप उन अनुपात के सवालों को पूर्ण कर सकते हो। तो इसके बाद अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो होगा तुल्यानुपात। तो इसको हम जानते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है वो है तुल्यानुपात, कि किसी भी अनुपात के अंश व हर में किसी भी संख्या से गुणा करने या भाग देने पर तुल्यानुपात प्राप्त होता है। कैसे होता है इसको हम जान लेते हैं। कि मान लो हमारे पास ये अनुपात दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, ये अनुपात में अभी नहीं है, पहले हम इसको अनुपात में परिवर्तित करेंगे। तो देखो कौन सी संख्या से इसमें भाग दिया जा सकता है। सबसे पहले 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देने पर यहाँ आएगा 6 अनुपात और ये 9। उसके बाद दोनों ही संख्याओं में 3 से भाग दिया जा सकता है, तो 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार अनुपात, और 9 में भाग देंगे 3 बार। तो इस प्रकार से हमें अनुपात मिलता है 2:3। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि 2:3, जब हम अनुपात में संख्याओं को लिखते हैं तो उन्हें भिन्न में भी लिखा जा सकता है। तो इसका रूप क्या बन जाएगा? दूसरा 2:3 हम लिखेंगे, या 2/3। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ये संख्या इसमें परिवर्तित हो जाएगी। अब इसके बाद में 2/3 हमारे पास मौजूद है, 2/3। इसके अब हमें क्या चाहिए? तुल्यानुपात बनाने हैं। तो तुल्यानुपात कैसे बनेंगे? 2/3 के तुल्य अनुपात, और इसके जो तुल्य अनुपात हैं वो हमेशा वैसे ही बनेंगे जैसे कि इसके लिए तुल्य भिन्न बनाई जाती है। उसके लिए क्या करना होगा? 2/3 गुणा, जैसे कि इसमें कहा गया है गुणा करने पर किसी एक निश्चित संख्या से। मान लो अगर इसमें हम गुणा कर दें 2 से, 2 से ऊपर किया, 2 से ही नीचे कर दिया, तो क्या करेंगे? 2 से गुणा ऊपर करने पर 2 × 2 करने पर आता है 4, और 3 × 2 करने पर आता है 6। तो इसका जो दूसरा रूप बना है ये 4/6, ये भी एक इसका ही क्या कहलाएगा? इसकी तुल्य भिन्न तो बनी। अब इसको अनुपात के रूप में अगर हम लिख दें तो ये बनेगा 4:6, जो कहलाएगा इसका एक तुल्य अनुपात। इसी के रूप में यदि हम 2/3, जो हमारी यहां से अनुपात और भिन्न दोनों ही थी, तो इनको क्या करेंगे? यदि हम लिखें 2/3 और इसमें गुणा कर दें, फिर से यदि हम 3/3 से गुणा करें तो देखिए क्या रूप बनता है? 2 × 3 करने पर आता है 6/3 × 3 करने पर आएगा 9। इसको अब हम क्या करेंगे? इसको हम परिवर्तित कर सकते हैं 6:9 में। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, कि जो भी
तुल्य अनुपात होते हैं ना, जब उनको सरल किया जाता है, जब उनमें जो संख्या समान रूप से आ रही है उसको हम काट दें, यदि उससे हम भाग कर दें, तो क्या होगा, ये हमेशा ही उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा जो इनका सरलतम रूप था पहले से। तो इसीलिए तुल्य अनुपात जो है वो हमेशा एक ही संख्या से उत्पन्न होते हैं जो पहले से बनाई गई है या फिर जिससे उनको बनाया जा रहा है, तो हमेशा उनको उसमें परिवर्तित किया जा सकता है कभी भी। तो देखिए जैसे ये है 4:6 है, इसमें अगर हम 2 से भाग दे दें तो 4 की जगह पर आएगा 2 और 6 की जगह पर आएगा 3, तो ये 2:3 में आ जाएगा। यहां पर दे रखा है 6:9, यदि हम 6 और 9 में ध्यान से देखें तो इसमें 3 से भाग जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहां 2 आ जाएगा और यहां पर 3, जैसा कि हमने यहां भी किया था। तो इसी प्रकार से ये इसके क्या है, तुल्य अनुपात कहलाते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब हम जानेंगे कि समानुपात किसे कहते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे समानुपात के बारे में। तो समानुपात किसे कहते हैं, यदि दो अनुपात एक ही समान है, मतलब कि दो अनुपात दे रखे हैं जैसे A अनुपात B और C अनुपात D, जब ये दोनों अनुपात एक जैसे हैं, एक समान हैं, तो वे समानुपात कहलाते हैं। और इनको क्या करते हैं, हम समानुपात को इस चिन्ह से लिखते हैं, जहां पर अनुपात का एक चिन्ह दोबारा से अनुपात का, इसका मतलब है अनुपात के 2 चिन्ह लगाए जाते हैं एक साथ से, तो जैसे हम इस चिन्ह से लिखते हैं, या फिर इसको बराबर के चिन्ह से भी लिखा जाता है। अब ये चिन्ह कब काम में आएगा, इसे समानुपात का चिन्ह कहते हैं। यह आता है जब दो अनुपातों को लिख रहे होते हैं और उनको समानुपात करना हो, उनको दर्शाना हो कि वो समानुपात हैं, तो उनको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। लेकिन यदि हम उनको भिन्न के तौर पर लिख रहे हैं तो भिन्न के तौर पर लिखेंगे तो ये भिन्न के रूप में आएगा। तो पहला अनुपात ये बन गया, ये दूसरा अनुपात, इनको बराबर के चिन्ह से लिखते हैं। इस प्रकार से हम क्या कर पाते हैं, हम यहाँ पर बताएंगे कि ये जो अनुपात है वो समानुपात कैसे होते हैं। तो एक चीज और यहाँ पर जानने के लिए है कि जब भी कभी समानुपात लिखा जाता है, तो जैसे देखिए एक A अनुपात B अनुपात, ये समानुपात C अनुपात D, तो यहां पर जो ये बीच में लिखा हुआ है, बीच वाले जो ये दोनों पद है ना, B और C जो ये दोनों ही पद हैं, क्योंकि A से शुरुआत हुई थी और D पर जाकर खत्म होता है, तो B और C जो ये दोनों ही पद हैं, इन पदों को कहा जाता है मध्य पद। क्यों, क्योंकि ये बीच में आते हैं, तो बीच वालों को मध्य कहा जाता है, तो इसलिए इनको कहेंगे हम मध्य पद। तो इसे मध्य पद के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें पहले और अंतिम पद की, तो ये जो पहला पद होता है और जो ये अंतिम पद होता है, ये हमारे कहाँ है, शुरुआत से और अंतिम बिंदु की ओर पहुंचाते हैं, हमें पहुंचाते हैं चरम तक, जहां तक हमें जाना है वहां तक पहुंचाते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है चरम पद। तो इनको चरम पद कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 2 पद होते हैं, एक मध्य पद होता है और एक चरम पद होता है। तो A और D दोनों मिलकर चरम पद बनाते हैं, B और C मिलकर मध्य पद बनाते हैं। तो ऐसे ही अब हम जानेंगे एक उदाहरण से कि क्या वो समानुपात है या फिर वो समानुपात नहीं है। तो इसके बाद अब एक उदाहरण से इसको हम जान लेते हैं। तो देखिए जैसे कि एक उदाहरण से हम शुरुआत में इसे समझें। उदाहरण है कि हमारी जो संख्या है वो लिखी हुई है, मान लीजिए 15 अनुपात, या फिर पहले लिखा है 15 कॉमा, फिर उसके बाद लिख रहा है 45। अब ये 2 संख्या है और उसके बाद दूसरी संख्या दे रखी है वो है 40 और फिर उसके बाद है 120। अब हमें ये पता लगाना है कि जो ये संख्याएं हैं, ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्या क्या समानुपात में हैं या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले इनको अनुपात में परिवर्तित करना है। जब इनको हम अनुपात में परिवर्तित करेंगे तब ये समानुपात में आएंगे। तो देखिए कैसे होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम 15 अनुपात 45 और इसको अलग से लिख लेते हैं, ये आएगा 40 अनुपात में 120। तो देखिए 15 और 45 में ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर 5 से भी दोनों को काटा जा सकता है, 3 से भी दोनों को काटा जा सकता है। तो हम कहेंगे 5 और 3 से जब ये दोनों से ही कट रहे हैं तो 5 गुणा 3 आता है 15, तो ये 15 से भी दोनों संख्याएं कट जाएंगी। तो 15 से इसको काटते हैं 1 बार और 15 से इसे काटेंगे हम ये 3 बार, तो इसका अनुपात आता है 1:3। ऐसे इसमें करेंगे, दोनों को 10 से भाग दे सकते हैं, तो ये आएगा 4:12। उसके बाद में दोनों को 4 से काटा जा सकता है, फिर आएगा 1:3। अब यहां पर देखिएगा कि दोनों के अनुपात एक जैसे आ चुके हैं, अंत में दोनों के अनुपात एक जैसे आ गए। और ये यहां कहा गया था कि यदि 2 अनुपात एक ही समान हैं तो वो क्या कहलाते हैं, समानुपात। तो अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जरा, यहां हम चाहें तो इनको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1:3 और ये समानुपात फिर से 1:3। ऐसे नहीं लिखना चाहते तो जो संख्याएं दी गई थी हम उन्हीं के रूप में इनको लिख सकते हैं, वो होगा 15:45 और ये समानुपात, फिर आएगा 40 अनुपात और उसके बाद में 120। इस प्रकार से भी हम इनको लिख सकते हैं। एक चीज और है, यदि आप चाहें यहां से
तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो, और फिर इसके बाद हम आगे समझते हैं। तो देखिए यदि हम यहाँ से इसे मिटा दें और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, तो यहाँ जो ये संख्या थी, जो ये अनुपात के रूप में लिखा हुआ था ए बी सी डी, जो मध्य पद होते हैं ना, इनका गुणा कर दिया जाए आपस में, और उसके बाद चरम पदों का आपस में गुणा कर दिया जाए, तो बनने वाला जो समूह है अलग अलग, बी सी बनेगा एक तरफ और एक तरफ बनेगा ए डी, ये दोनों मान में बराबर होते हैं। कैसे, देखो जरा, इसको भिन्न के रूप में लिखा था तो वज्र गुणा कर देते हैं, इसका गुणा इसके साथ में और इसका गुणा इसके साथ, तो क्या बनता है, देखो ए का गुणा डी से करने पर आता है ए डी, और ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर रहेगा। उसके बाद बी का गुणा सी से करने पर आता है बी सी, ये दोनों ही पक्ष हमेशा बराबर आते हैं। तो ए को डी के साथ लिखो और बी को सी के साथ, तो ये दोनों गुणा करने पर बराबर आएंगे। एक बार इसमें भी देख लेते हैं क्या ये बराबर हैं या फिर नहीं है। तो देखो यहां पर क्या था, 15:45 समानुपात, ये था 40:120। अब इसको गुणा करना है इससे और इसको गुणा करना होगा हमें इससे, तो हम इसमें लिख सकते हैं 15 × 120, 15 × 120, ये बराबर होना चाहिए 45 × 40 के। तो देखिए जीरो जो है इसको तो हम सीधा यहाँ जीरो ही लिख सकते हैं। अब 12 का गुणा 15 से करेंगे तो 12 × 15 करने पर आता है 180, या फिर आप ऐसे कर सकते हो 12 × 5 करोगे, 12 × 5 60 के लिए जीरो हासिल 6, 12 × 12, 12 और 6 हो जाता है 18, तो यह आ जाएगा 1800 बराबर से। इसमें देखिए जीरो के लिए तो जीरो ही आएगा। अब 4 का गुणा 5 से करेंगे, 4 × 5 = 20 के लिए जीरो हासिल 2, 4 × 4 = 16 और 2 18। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इनका जो मान है वो हमेशा ही बराबर मिलेगा हमें। यदि हमें इस प्रकार से भी मान बराबर मिलता है तो तब भी हम कह सकते हैं ये दोनों कैसे हो जाएंगे, ये समानुपात कहलाएंगे। चाहे तो आप इनका अनुपात निकाल सकते हो या फिर इस प्रकार से इनको चेक करके देख सकते हो और पता लगा सकते हो कि ये समानुपात में हैं या फिर नहीं है। तो आइए अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक जो है एक एक नियम या फिर एक एक विधि। उसमें हम जानते हैं कि कैसे एक सवाल को जो हिंदी भाषा में लिखा हुआ है उसे हल किया जाता है। तो आइए एक उदाहरण से भी उसको हम समझें। तो देखिए अब यहाँ पर हम सवाल को पूरा करते हैं। जैसे कि हमारा एक एक नियम विधि जो है, इसमें हमारा पहला सवाल है, यदि 6 जूस की कैन 210 रुपए में आती हैं तो बताओ कि 4 कैन कितने रुपए में आएंगी। तो इसके लिए क्या करना है, एक एक विधि का प्रयोग करना है। तो हम कहेंगे यहां दिया हुआ है सवाल में कि 6 कैन का मूल्य, 6 कैन का मूल्य बराबर से 210 रुपए, अतः एक कैन का मूल्य बराबर कितना होगा, ये 6 का है तो अगर इसमें हम 6 से भाग दे दें तो एक कैन का मूल्य निकलेगा। तो हम लिखेंगे 210/6, तो ये एक कैन का मूल्य कहलाएगा। इसको हल करते हैं, बराबर से आ जाएगा। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही संख्याएं जो हैं वो 3 से उसमें भाग दे सकते हैं हम 3 से, तो 3 से इसमें भाग देते हैं। तो यहां पर आएगा पहले तो 2, और उसके बाद 3 से 21 में भाग देंगे तो 7 बार भाग जाएगा और फिर 0, फिर 2 से इसमें भाग देते हैं तो इसमें आएगा 35। तो इस प्रकार से 35 रुपए एक कैन का मूल्य होगा। अब उसके बाद क्या पूछा हमसे, तो बताइए कि 4 कैन का मूल्य कितना होगा या फिर 4 कैन कितने रुपए में आएंगी। तो अब लिखेंगे, अब 4 कैन का मूल्य होगा, कैसे निकाला जाएगा, इसमें लिखेंगे। 2 तरीके से सवाल को कर सकते हैं, दोनों तरीकों को हम करके दिखाएंगे। देखिए यदि इसको लिखें 210/6, यदि हम इस संख्या को काटे नहीं 210/6 लिखें तो हमें क्या करना है, ये एक कैन का मूल्य था, 4 का चाहिए तो गुणा 4 कर दो बस। क्या करोगे, देखो ध्यान से, दोनों ही संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं। दोनों को 2 से काटो, 2 से इसे काटने पर 2 आएगा, 2 से इसे काटने पर 3, 3 से इसे काटोगे, 3 से 21 कटेगा 7 बार और 0 का 0 आएगा। अब है 70, 70 गुणा 2 करने पर आता है 140, तो इसका मूल्य आएगा 140 रुपए। दूसरा तरीका, यदि हम 35 ही लिख कर रखें तो हम कहें 4 का मूल्य कितना होगा, तो ये आएगा 35 × 4। अब उसके बाद गुणा करना है, 4 का गुणा 5 से करने पर आता है 20 हासिल 2, 4 × 12 और 2 14। तो इस प्रकार से भी हमें कितना मूल्य मिलेगा, 140 रुपए। तो इस प्रकार हम एक एक नियम का प्रयोग करके, एक एक विधि का मतलब होता है किसी भी वस्तु से उसका एक वस्तु का मूल्य निकालना, इसलिए इसको एक एक विधि कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग करके हम सवालों को हल करते हैं। तो इसमें आपने जाना कि एक एक विधि किसे कहते हैं। अब इसके बाद में हम अन्य वीडियो में मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।